नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 मार्च सन 2025। द्वितीय तिथि सोमवार सुबह 9:12 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। आज यानी 31 मार्च को मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी और चंद्रघटा दोनों ही स्वरूप की पूजा की जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अपनी मांगों को लेकर अड़ी आंगनवाड़ी वर्कर्स, सरकार को दे डाली चेतावनी। जानिए पूरी अपडेट। सीईटी का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। कभी भी खुल सकता है पोर्टल। आयोग द्वारा लिया जा रहा है ट्रायल। किसानों के लिए राहत भरी खबर। खरीफ सीजन के लिए किसानों को सस्ती दरों पर मिलती रहेगी खाद। सब्सिडी को मिली मंजूरी। कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ गीता को मिलेगा धाम का दर्जा। नए विक्रमी संवत पर सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान। हरियाणा के नूह जिले के लिए खुशखबरी। यहां पर बनेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। सालों पुरानी मांग होगी पूरी। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए आई गुड न्यूज। कल से मिलने जा रही है कई सेवाएं। और चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को गुवाहाटी में 6 रन के करीबी अंतर से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते कुछ दिनों से जहां गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं मौसम ने अचानक करवट ले ली और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को ठिठुरन का एहसास होना शुरू हो गया है। कुछ इलाकों में बादलवाई भी छाई रह सकती है, जिससे कि तापमान में ज्यादा इजाफा नहीं होगा। बता दें कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि प्रदेश में आमतौर पर मौसम खुश्क बना हुआ है। अभी कुछ समय हल्की और मध्यम गति की हवा चलने की संभावना है। यदि गेहूं में पानी देना चाहें तो 2 से 3 दिन के बाद सिंचाई कर सकते हैं। 2 अप्रैल तक मौसम खुश्क बना रहेगा। इस दौरान हवाओं में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। जिला आयुष सोसाइटी पलवल की तरफ से आयुर्वेदिक डॉक्टर व MPHW के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती के लिए महिला तथा पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 15,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पदों के लिए उम्मीदवार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में डिग्री यानी कम से कम 5 वर्ष का नियमित पाठ्यक्रम धारक हो। वह मैट्रिक स्तर तक हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। वहीं MPHW के पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होने चाहिए तथा मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए। आवेदक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से MPHW या ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम धारक होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2025 सायं 5 बजे तक रहेगी। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET को लेकर सरकार ने तैयारी को तेज कर दिया है। परीक्षा को लेकर सभी DC को कंट्रोलिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। इस बारे में सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी DC के साथ मीटिंग भी की है। इस बैठक में परीक्षा को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी करने को कहा गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से राज्य में 2300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। परीक्षा केंद्रों की फाइनल रिपोर्ट भी जल्द ली जाएगी। इसके लिए सभी DC को फाइनल मुआयना करने को कहा जाएगा, ताकि किसी भी सेंटर को हटाना या जोड़ना है तो वे ऐसा कर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दें। सरकार योजना बना रही है कि CET के लिए न सिर्फ हरियाणा बल्कि चंडीगढ़ में भी सेंटर बनाए जाएं। हालांकि पूरे राज्य में एक दिन में 2 सत्रों में 7 से 8 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। इसी को देखते हुए सेंटरों की तैयारियां चल रही है, ताकि एक दिन में सुबह व शाम के सत्र में 8 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दे सके। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी पोर्टल खोलने की तैयारी में लगा हुआ है। संभावना यही है कि इसे नवरात्रों में ओपन कर दिया जाएगा। ऐसे में कभी भी पोर्टल खोला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पोर्टल को 15 दिनों के लिए खोला जाएगा। इस दौरान उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पोर्टल को लेकर आयोग की तरफ से ट्रायल लिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि परीक्षा किस एजेंसी से कराई जाएगी, अभी तक यह तय नहीं हो पाया है। बीते 3 दिनों से हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सेक्टर 12 में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से वेतन बढ़ोतरी और राशन वितरण में लागू किए गए OTP सिस्टम को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों से राशन बांटने के दौरान लाभार्थी के फेस को कैप्चर करना पड़ता है। इसके बाद लाभार्थी के मोबाइल पर एक OTP आता है, जिसे दर्ज करना आवश्यक होता है। कई लोग OTP बताने में संकोच करते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शक की नजर से देखते हैं, जिससे कि उनकी छवि खराब होती है और काम करने में
उन्हें परेशानी आती है। यूनियन के सदस्य ने कहा कि सरकार से जो भी राशन मिल रहा है वह भी अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता है। उन्होंने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने की भी मांग रखी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ज्ञापन सौंपने के साथ साथ रैली निकालेंगे और आने वाले समय में चक्का जाम भी कर सकती है। उन्होंने सरकार से फोटो कैप्चर और ओटीपी सिस्टम को खत्म करने की मांग रखी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन सरकार उनके अधिकारों पर ध्यान नहीं दे रही है। यदि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे अपने आंदोलन को और अधिक तेज करने पर मजबूर होंगी। हरियाणा के अति पिछड़े जिलों में शुमार 9 के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ के लोगों की दशकों पुरानी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की मांग बहुत जल्द पूरा होने जा रही है। आने वाले कुछ महीनों के भीतर टाटा कंपनी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का नक्शा तैयार करेगी। इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने नूंह और फरीदाबाद उपायुक्त की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। यह ट्रेनिंग सेंटर सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। आपको बता दें कि नूंह विधानसभा के छपेड़ा गाँव में तकरीबन 10 एकड़ भूमि में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाने की मांग पिछले कई सालों से उठाई जा रही है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि इसके बनने से क्षेत्र के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दूर दराज इलाकों में ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में न केवल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि वाहनों की भी फिटनेस जांच भी आसानी से हो पाएगी। देश में बिकने वाले हर 2 व्हीलर के साथ अब कंपनियों को 2 ISI सर्टिफाइड हेलमेट देने होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये घोषणा नई दिल्ली में हुए एक ऑटो समिट में की है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। खासकर 2 पहिया वाहनों से जुड़े हादसों में हर साल 69,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से होती है। इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट कितना आवश्यक है। सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको ट्रैफिक के नियमों को पालन करना भी आवश्यक होता है। जरा से लापरवाही एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध भी है। ऐसा करते पकड़े जाने पर 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का चालान, गाड़ी सीज और ड्राइविंग लाइसेंस के सस्पेंशन के साथ साथ 3 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है। चालान से बचने के लिए हेलमेट को माथे पर सजा लेने से कुछ नहीं होगा। गाड़ी चलाते समय अगर ठीक ढंग से हेलमेट नहीं पहना है तो 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाते समय अगर उसकी स्ट्रिप यानी पट्टी नहीं बांधी है तो ऐसे में भी 194D MV एक्ट के तहत 1,000 रुपए का चालान काटा जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आधा हेलमेट पहनना भी अपराध है। इससे पूरी तरह से सिर को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। आगामी खरीफ सीजन की फसलों के लिए किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर खरीफ सीजन के लिए 37,216 करोड़ रुपए की सब्सिडी पर मुहर लगाई गई है। इससे उर्वरकों और अन्य तत्वों की इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही कीमतों का किसानों पर असर नहीं पड़ेगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि NPK, S ग्रेड सहित P&K उर्वरकों पर सब्सिडी खरीफ सीजन 2025 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करवाए जा सके। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर पर नए विक्रम संवत की पूर्व संध्या पर चल रहे कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी अचानक पहुंच गए। सीएम ने ब्रह्म सरोवर की महाआरती में हिस्सा लिया। सीएम ने खुद भी ब्रह्म सरोवर की आरती की। यह कार्यक्रम स्वामी ज्ञानानंद और धार्मिक संस्थाओं की तरफ से आयोजित किया गया था। पत्रकारों से बातचीत में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की पावन धरा से गीता का प्राकट्य हुआ है। गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान है। विश्व में गीता के कारण कुरुक्षेत्र की पहचान है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। कहा कि कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम का दर्जा बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस विषय पर पहले किसी ने विचार नहीं किया। अब संत महात्माओं और स्वामी ज्ञानानंद के आग्रह पर सरकार ने इस पर निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी। हरियाणा सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में इनेलो ने राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणी घोषित करने के बाद संगठन का विस्तार भी नवरात्रि के पहले दिन कर दिया है। रविवार को कार्यकारिणी के विस्तार के लिए इनेलो की संसदीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें विचार विमर्श के बाद पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की गई। प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने बताया कि सुनैना चौटाला को महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी एवं तनुजा कश्यप को प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं करण चौटाला को युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में इनेलो के नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रधान चौधरी अभय सिंह चौटाला, राष्ट्रीय वरिष्ठ उप प्रधान RS चौधरी, शेर सिंह बड़सामी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा और करण चौटाला के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। स्वर्गीय नफे सिंह के बेटे जितेंद्र राठी को प्रधान महासचिव एवं अर्जुन चौटाला को इनेलो की छात्र इकाई यानी ISO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
हरियाणा के सोनीपत में आयोजित हुई हाफ मैराथन में मुख्य अतिथि रहे सीएम नायब सिंह सैनी ने भी धावकों के साथ दौड़ लगाई। उन्होंने सांकेतिक रूप से दौड़ लगाते हुए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया और फिटनेस को बढ़ावा देने की अपील की। सीएम सैनी ट्रैक सूट में कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने दौड़ते हुए मंच पर एंट्री ली। मैराथन के दौरान सीएम सैनी ने स्टार्टिंग पॉइंट मुरथल के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से वापस यहीं तक आने के लिए तकरीबन 5 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें से करीब 500 मीटर तक ही सीएम गाड़ी से उतरकर दौड़े। बाकी करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी उन्होंने गाड़ी से तय की। उनके साथ मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, एमएलए निखिल मदान और 14 कमांडो भी दौड़ रहे थे। यह हाफ मैराथन सुबह करीब 5:30 बजे शुरू हुई थी। इसमें 21 किलोमीटर की पहली दौड़ को विधायक निखिल मदान और डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सीएम सैनी भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने सोनीपत के इतिहास पर किताब का विमोचन किया और लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में 2 मैराथन हुई। 21 किलोमीटर की मैराथन सुबह ही पूरी हो गई थी। इसमें हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में रहने वाले मोहित ने पहला स्थान पाया, तो वहीं यूपी में मथुरा के निवासी बनी सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि चरखी दादरी के हरीश ने तीसरा स्थान हासिल किया। कांग्रेस के महासचिव और कैथल के पूर्व विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजाओं को लूट के अड्डे बताया। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने हाईवे बनाने की आड़ में टोल लूट के अड्डे बना दिए हैं। हर साल 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई के बीच टोल दरों में बढ़ोतरी की जाती है, जो एक प्रकार से जनता से लूट का धंधा है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सुरजेवाला ने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हर रोज बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता पर 1 अप्रैल से पड़ने वाली टोल बढ़ोतरी की भार भाजपाई विश्वासघात का जीता जागता सबूत है। देश में 85,000 करोड़ सालाना की टैक्स वसूली। उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी और पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी सृष्टि के अंत तक लोगों को टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल वसूली से लोगों को जेब पर डाका डाला जा रहा है। देश में 85,000 करोड़ व हरियाणा में 1500 करोड़ रुपए सालाना टोल लिया जाता है। कांग्रेस के राज में टोल रेट 1.17 रुपए प्रति किलोमीटर था, जिसे अब बढ़ाकर 3 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। टोल बढ़ोतरी पेट्रोल, डीजल और खाने की वस्तुओं में वृद्धि जजिया कर के समान है। इसकी सबसे बड़ी कीमत हरियाणा की जनता को अदा करनी पड़ रही है। हरियाणा का हर जिला व हिस्सा किसी न किसी हाईवे से जुड़ा हुआ है। एक से दूसरे जिले में जाने के लिए वाहन को टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। अकेले हरियाणा की बात करें तो 44 टोल प्लाजा है। अगर मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं तो उन्हें तुरंत टोल बढ़ोतरी वापस लेने की मांग करनी चाहिए। अगर आपका खाता भी ईपीएफओ में है तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल 31 मार्च तक ईपीएफओ अपनी तकनीकी सुधार के पहले चरण को पूरा कर लेगा। इसके तहत डेटाबेस को सेंट्रलाइज किया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को काफी ज्यादा सुविधा मिल जाएगी। इनमें क्लेम प्रोसेस, सेटलमेंट और शिकायत सही कई सेवाएं शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सिस्टम को बेहतर बनाने पर लगातार काम कर रहा है, ताकि लोगों को बेहतरीन सुविधाएं दी जा सके। इसी कड़ी में संगठन अपने पहले चरण के तहत डेटाबेस को सेंट्रलाइज करने जा रहा है। इसके बाद क्लेम, सेटलमेंट और शिकायत सहित कई सेवाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 31 मार्च इसके लिए अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। उन्हें उम्मीद है कि तब तक ज्यादातर नए सिस्टम लागू हो जाएंगे। हालांकि बदलाव में कुछ और समय लग सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह पूरी तरह से जल्द लागू हो जाएगा। ओशनिया महाद्वीप में स्थित टोंगा के पास रविवार शाम 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसके बाद देश के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अब तक किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप मुख्य द्वीप से तकरीबन 100 किलोमीटर यानी 62 मील उत्तर पूर्व में आया। प्रशांत महासागर सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर यानी 185 मील के दायरे में खतरनाक लहरें उठ सकती है। टोंगा एक द्वीप देश है जिसमें 171 द्वीप शामिल है और यहाँ तकरीबन 1 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकतर मुख्य द्वीप यानी टोंगा टापू पर बसते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से 3500 किलोमीटर यानी लगभग 2000 मील दूर स्थित है। भूकंप आते ही पूरे देश में सायरन बजने लगा, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सुनामी का अलर्ट मिलते ही लोग तटीय इलाकों से ऊंची जगहों पर पहुंचने लगे हैं। टोंगा नेशनल डिजास्टर एजेंसी ने लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने फेसबुक पर लिखा, निचले तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग ऊंची जगहों पर चले जाएं। हालांकि मौसम विज्ञान ब्यूरो के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को सुनामी का कोई खतरा नहीं है। यह भूकंप हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप के बाद आया है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में शामिल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। अक्षय तृतीया के अवसर पर सुबह 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भी उसी दिन खोले जाएंगे। हालांकि शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल को यमुना जयंती के अवसर पर तय किया जाएगा। इसके साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री धाम में मां गंगा के उत्सव पाल के 29 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे अपने शीतकालीन प्रवास यानी मुखबा गाँव से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी और भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। वहाँ
वहां से अगले दिन यानी सुबह 9 बजे पालकी गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां पूजा अर्चना और हवन के बाद सुबह श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा केदारनाथ 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ऑटोमोबाइल सेल, यूएस टैरिफ अपडेट, यूएस जॉब्स डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, एफएफआई, डीआईआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 के आखिरी सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े 4 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। आने वाले सप्ताह में ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने मार्च के सेल्स डाटा भी जारी करेंगी। एनालिस्ट के अनुसार सेल्स सभी सेक्टरों में कमजोर रहने की उम्मीद है। ग्लोबल लेवल पर सभी निवेशकों की नजरें 2 अप्रैल पर होंगी। इस दिन अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने वाला है। यह टैरिफ अमेरिका में उन देशों के सामानों पर लगेगा जो अमेरिका के सामानों पर टैरिफ लगाते हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल पर 25% टैरिफ भी 2 अप्रैल से ही प्रभावी होगा। इसके अलावा 2 अप्रैल को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर कोई नया ऐलान कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर टैरिफ आक्रामक हुए तो ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ सकती है, वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी मंदी आ सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।